हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग एसएमएस प्रिपरेशंस। कल हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर के बारे में पढ़ लिया था। गायनीशियम यानी कि पिस्टिल एंड कार्पेल के बारे में। और फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ लिया था मेगा स्पोरोजेनेसिस। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या कल कंप्लीट किया है। ओके, अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा हो तो आप देख लीजिएगा। कल हम लोगों ने कंप्लीट किया था गायनेशियम कंप्लीट कर लिया था, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कंप्लीट कर लिया था। देन इसके बाद हम लोगों ने कंप्लीट किया था आपका मेगा स्पोरोजेनेसिस कंप्लीट कर लिया था। ओके, मेगा स्पोरोजेनेसिस हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर लिया था। फिर प्रोसेस इसकी कैसे होती है वो भी हम लोगों ने कर लिया था। एम्ब्रियो सैक के बारे में भी हम लोगों ने कल पूरा कंप्लीट कर लिया था। ओके, फिर इसके बाद हम लोगों ने कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस किए थे, जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये आप लोग अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। इससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके नीट एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। अच्छा, तो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था हमारा एम्ब्रियो सैक तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। जो एम्ब्रियो सैक बना था हमारा, ठीक है, एम्ब्रियो सैक जो बना था वो क्या था? 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर था। एम्ब्रियो सैक में होने वाले चेंजेस, एम्ब्रियो सैक में क्या क्या चेंजेस होते हैं, ठीक है, ये हम देख लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो एम्ब्रियो सैक में क्या क्या बना था? एंटीपोडल्स थे एम्ब्रियो सैक में। ठीक है, एंटीपोडल्स थे एम्ब्रियो सैक में जो कि नष्ट हो जाते हैं बाद में। ठीक है, दूसरा, जो जाइगोट बनता है एम्ब्रियो सैक में, जाइगोट कैसे बनता है? एम्ब्रियो सैक में देखिए यहाँ पे, ये जो हमारा एम्ब्रियो सैक है, वेट, ये जो एम्ब्रियो सैक है, ये इसमें ये जो एग सेल है, बाहर से यहाँ पर 2 मेल गैमीट्स आते हैं। गैमीट्स आते हैं, ये कहाँ से आते हैं? एम इन से एम्ब्रियो सैक में जाते हैं और एक जो मेल गैमीट होता है वो एग से फ्यूज होकर के, एक मेल गैमीट एग से फ्यूज होकर के बना लेता है। जो ये वाला मेल गैमीट है, एक मेल गैमीट एग से फ्यूज होकर के बनाता है जाइगोट। और एक मेल गैमीट पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज होकर के क्या बनाता है? ट्रिपल फ्यूजन करता है। तो यहाँ पर ये जो जाइगोट बनता है, ये एम्ब्रियो बनाता है। क्या बनाता है? एम्ब्रियो बनाता है, यानी कि भ्रूण बनाता है। फिर इसमें एम्ब्रियो सैक में क्या क्या चेंजेस होते हैं? जो एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है वो क्या बनाता है? एंडोस्पर्म बनाता है। क्या बनाता है? एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो होता है वो बनाता है एंडोस्पर्म। ठीक है, और जो सिनर्जिड सेल्स होती हैं, सिनर्जिड्स जो होती हैं वो भी डीजेनरेट हो जाती हैं, वो भी नष्ट हो जाती हैं। तो कौन कौन सी सेल्स नष्ट हो जाती हैं? एंटीपोडस नष्ट हो जाती हैं और सिनर्जिड नष्ट हो जाती हैं। ठीक है, यानी कि ये जो हमारा एम्ब्रियो सैक था, एम्ब्रियो सैक, इसमें जो हमारी एंटीपोडल सेल्स थी, ठीक है, वो भी नष्ट हो जाती हैं। और जो हमारी यहाँ पर सिनर्जिड्स थी, फिलीफॉर्म एपरेटस थे और एग सेल थी, तो एग सेल क्या बनाती है? जाइगोट बना लेती है, और सिनर्जिड्स और फिलीफॉर्म एपरेटस ये भी नष्ट हो जाते हैं। तो बचता क्या है यहाँ पर? इस एम्ब्रियो सैक में क्या क्या बचता है देख लीजिए। एंटीपोडल्स नष्ट हो गई और सिनर्जिड नष्ट हो गई। तो बचेगा यहाँ पर क्या? एग सेल बचेगी जो कि जाइगोट बना चुकी होगी, और ट्रिपल फ्यूजन से बनी हुई एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस बचेगा। ठीक है, ये दो बचेंगे जो कि ये बना लेगा एंडोस्पर्म। ओके, और ये बना लेगा एम्ब्रियो, ये बन जाएगा पूरा। ठीक है, नेक्स्ट जो आज हम इसमें कंप्लीट करेंगे, नेक्स्ट पढ़ते हैं फंक्शंस ऑफ फिलीफॉर्म एपरेटस। फिलीफॉर्म एपरेटस के क्या क्या फंक्शंस होते हैं ये देखते हैं। तो ये जो फिलीफॉर्म एपरेटस होता है ये पोलन ट्यूब को सिनर्जिड के अंदर ले जाता है। फिलीफॉर्म क्या करता है? फिलीफॉर्म एपरेटस क्या करता है? पोलन ट्यूब को सिनर्जिड के अंदर ले जाने का काम करता है फिलीफॉर्म एपरेटस। ठीक है,
अच्छा, जो मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट क्या होता है? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट क्या होता है? मोनो मतलब सिंगल, स्पोरिक मतलब स्पोर, और डेवलपमेंट मतलब विकास या डेवलपमेंट। ठीक है। तो मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट में क्या होता है? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट में जो हमारा टेट्राड बना हुआ होता है, टेट्राड का एक सेल आगे डेवलप होता है ना, टेट्राड का आपको शायद याद होगा, टेट्राड मैंने आपको पढ़ाया हुआ है जब मैंने आपको मेगा स्पोरोजेनेसिस पढ़ाया था। ठीक है, एक मिनट। ये है हमारा टेट्राड, मेगा स्पोर टेट्राड। ठीक है, ये है मेगा स्पोर टेट्राड। ओके, तो मेगा स्पोर टेट्राड में क्या होती है? तीन सेल्स डीजेनरेट हो जाती हैं, ये तीनों सेल्स डीजेनरेट हो जाती हैं और ये एक सिंगल सेल बचती है जिसमें माइटोसिस होती है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। ओके, तो मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट में क्या होता है? जो टेट्राड का एक सेल होता है, टेट्राड का जो सिंगल सेल होता है वो डेवलप होता है, वो डेवलप होता है और बाकी के जो तीन सेल्स बचे होते हैं, रिमेनिंग थ्री सेल्स जो होते हैं, वो क्या हो जाते हैं? वो डीजेनरेट हो जाते हैं। और इस टाइप के जो डेवलपमेंट होता है, इस टाइप का डेवलपमेंट क्या कहलाता है? ये कहलाता है मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। क्या कहलाता है? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। ठीक है, तो समझ गए होंगे, इससे नाम से ही क्लियर है कि मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट का मतलब है, मोनो मतलब एक या सिंगल, मोनो सिंगल एक, और स्पोर। ठीक है, स्पोरिक मतलब स्पोर, स्पोरिक मतलब स्पोर, यानी कि सेल जो है, एक सेल, एक सिंगल सेल जिसमें एक स्पोर हो, वही डेवलप हो, तो उसको बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये जो हमारी मेगा स्पोरोजेनेसिस जो प्रोसेस थी जो हमने बोले पढ़ी, ठीक है, एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, इसको बहुत अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। इस प्रोसेस से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, मैनी क्वेश्चंस इन नीट। इस प्रोसेस से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा अगर आप लोगों ने रिवाइज नहीं किया हो तो। ये इसके पहले वाले सेकेंड लेक्चर में ये पढ़ा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है पॉलिनेशन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पॉलिनेशन। ओके, तो पॉलिनेशन क्या होता है? पॉलिनेशन जब पॉलन का ट्रांसफर होना एंथर से स्टिग्मा पर। ठीक है, जो पॉलन होता है, पॉलन पॉलन का ट्रांसफर ऑफ पॉलन एंथर टू स्टिग्मा, इसको बोलते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन को हिंदी में बोलते हैं परागण। ठीक है, यानी कि पॉलन का ट्रांसफर होना एंथर से स्टिग्मा पर, इसी को कहते हैं पॉलिनेशन। ओके, इसी को क्या कहते हैं? पॉलिनेशन। यानी कि एंथर क्या होगा? एंथर रप्चर होगा, फटेगा, और इसी से पॉलन निकलेंगे। ठीक है, और ये पॉलन कहाँ जाएंगे? स्टिग्मा पे जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से पॉलिनेशन होता है। पॉलिनेशन की ये थ्री टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है ऑटोगैमी, जिटोनोगैमी और जीनोगैमी। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको हम वन बाय वन पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा, हम जो भी चैप्टर आज पढ़ रहे हैं, इससे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, और क्वेश्चंस हमारे जो नीट एग्जामिनेशंस में आते हैं वो बहुत ही इजी इजी क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन होता क्या है बच्चों, जब हम एग्जाम्स में बैठते हैं ना, तो आसान क्वेश्चंस भी हमें टफ लगने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम काफ़ी ज़्यादा पढ़ के गए हुए होते हैं, काफ़ी रिवाइज करके गए हुए होते हैं, और कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ कंफ्यूजन हो जाती है बहुत सारा पढ़ने की वजह से। इसलिए क्या करिएगा कि आप इसके नोट्स वगैरह प्रिपेयर कर लीजिए। ठीक है, पेन और कॉपी लेकर के बैठिए और आप इसके नोट्स बना लीजिए।
जो भी आप अभी इस टाइम पे पढ़ रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। ऑटोगैमी। ऑटोगैमी क्या होता है? ऑटो का मतलब क्या होता है? अपने आप। ठीक है, या फिर स्व। ठीक है, ऑटोगैमी को हिंदी में बोलते हैं स्वपरागण। इसको सेल्फ पॉलिनेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो जब एक ही फ्लावर में अलग अलग मेल एंड फीमेल दोनों पार्ट होते हैं, ठीक है, ऑटोगैमी क्या होता है? सपोज एक फ्लावर है, एक फ्लावर में मेल एंड फीमेल दोनों हो, यानी कि एंथर भी हो और स्टिग्मा भी हो एक ही फ्लावर में। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? ऑटोगैमी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑटोगैमी कहते हैं। यानी कि जब एक ही फ्लावर के एंथर से पॉलन उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके ट्रांसफर हो जाए, ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ऑटोगैमी कहते हैं। यानी कि एक ही फ्लावर का जो एंथर है वो इसी फ्लावर के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के स्टिग्मा से आकर के स्टिक हो जाए, पॉलिनेट कर दे उसी फ्लावर को, तो उसको हम कहते हैं ऑटोगैमी या फिर स्वपरागण। यानी कि एक फ्लावर खुद को ही पॉलिनेट कर ले खुद के एंथर से। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? ऑटोगैमी कहते हैं। ठीक है, तो ऑटोगैमी में क्या होता है? पॉलिनेशन विद इन सेम फ्लावर। क्या होता है? पॉलिनेशन विद इन सेम फ्लावर, इसको क्या बोलते हैं? ऑटोगैमी। ठीक है, खुद ही फ्लावर से ट्रांसफर हो जाना। ठीक है, एंथर का खुद के फ्लावर से खुद की स्टिग्मा पे ट्रांसफर हो जाना, इसे बोलते हैं ऑटोगैमी। और ऑटोगैमी के एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं? ठीक है, तो ऑटोगैमी में देख लेते हैं कि कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं। ओके, तो जो हमारे एग्जाम्पल्स में जैसे कि वायोला, ठीक है, वायोला, कॉमेलाइना, ऑक्सैलिस, ये क्या होते हैं? इनमें सब में ऑटोगैमी शो होती है। और ये तीनों पेड़ों में जो ये फ्लावर्स होते हैं, ये दो तरह के फ्लावर्स पाए जाते हैं। यानी कि वायोला, कॉमेलाइना, ये तीनों प्लांट्स में दो तरह के फ्लावर्स पाए जाते हैं। यानी कि वायोला, कॉमेलाइना और ऑक्सैलिस, ये तीनों प्लांट्स में दो तरह के फ्लावर्स पाए जाते हैं। टू टाइप्स ऑफ फ्लावर्स इन तीनों प्लांट्स में पाए जाते हैं। एक टाइप का फ्लावर होता है कैस्मोगैमस फ्लावर, इसको क्या बोलते हैं? कैस्मोगैमस फ्लावर। और दूसरे तरह का फ्लावर होता है क्लाइस्टोग्रामस फ्लावर। क्लाइस्टोगैमस फ्लावर। ठीक है, तो जो कैस्मोगैमस फ्लावर होते हैं, ये कैसे होते हैं? खुला हुआ फ्लावर होता है। ये कैसा फ्लावर होता है? ये खुला हुआ फ्लावर होता है। ठीक है, यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं? ओपन फ्लावर। मतलब इसमें स्टिग्मा एंथर सब खुले हुए होते हैं। इसमें स्टिग्मा एंथर खुले हुए होते हैं। ठीक है, यानी कि अगर इन फ्लावर्स को हम देखें तो सब चीज बाहर से दिखेगा, कोरोला, स्टिग्मा एंड स्टाइल, ये हर चीज इसमें बाहर से दिखेगी। ठीक है, और जो क्लाइस्टोगैमस फ्लावर होते हैं, ये कैसे होते हैं? ये बंद फ्लावर होते हैं। कैसे होते हैं? ये बंद फ्लावर होते हैं, यानी कि इनको हम बोलते हैं क्लोज्ड फ्लावर। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? क्लोज्ड फ्लावर। इनमें सब कुछ बंद होता है, इनमें स्टिग्मा, स्टाइल, एंथर सब बंद होता है। ठीक है,
तो इस तरह के जो क्लाइस्ट्रोगैमस फ्लावर्स होते हैं, इनमें सिर्फ और सिर्फ ऑटोगैमी हो सकती है, सिर्फ ऑटोगैमी हो सकती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये ऑलवेज क्लोज्ड रहते हैं, ऑलवेज क्लोज्ड फ्लावर। इनमें ऑटोगेमी क्यों होती है? क्योंकि ये ऑलवेज क्लोज्ड फ्लावर होते हैं। तो इस तरह से इसमें क्वेश्चंस भी आपके पूछे जाते हैं। इससे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से कॉन्सेप्चुअल निकल के आता है कि क्लाइस्टोग्रामस जो फ्लावर होते हैं, उनमें क्या ऑटोगेमी के अलावा कोई और भी टाइप का पॉलिनेशन होता है? यानी कि जो हमारे क्लाइस्टोगैमस फ्लावर होते हैं, इनमें ऑटोगैमी के अलावा किसी भी तरह का पॉलिनेशन नहीं होता है। ओके, क्यों? क्योंकि ये क्लोज्ड फ्लावर होते हैं। जब फ्लावर ही क्लोज्ड है तो बाहर के किसी और फ्लावर से एंथर आएगा कैसे? तो इसमें इन फ्लावर्स में अंदर ही अंदर एंथर जो है स्टिग्मा में जाकर के पॉलिनेट करेगा और वहां से पॉलिनेशन होगा। बाहर का कोई भी पॉलिनेशन ही नहीं होगा। ठीक है, तो बाहर से जब कुछ अंदर आ ही नहीं सकता, तो क्लाइस्टोग्लैमस फ्लावर्स में सिर्फ और सिर्फ ऑटोगैमी ही होती है। ठीक है, और किसी भी टाइप का पॉलिनेशन नहीं होता है। इसका मतलब इनका खुद का एंथर जो पॉलन रिलीज करेगा, वो स्टिग्मा पर जाकर के पॉलिनेट करेगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा जीटोनोगैमस या फिर गाइटोनोगैमस। ठीक है, तो गाइटोनोगैमस जो टाइप ऑफ पॉलिनेशन होता है, इसमें प्लांट एक होता है। गाइटोनोगैमस में क्या होता है? डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। यानी कि प्लांट क्या होगा? सेम होगा, एक होगा। ठीक है, सपोज ये प्लांट है, बट यहाँ पे जो फ्लावर्स हैं ये डिफरेंट हैं। ठीक है, ये डिफरेंट फ्लावर्स हैं। ओके, तो प्लांट क्या है? सेम प्लांट है यहाँ पर, लेकिन ये फ्लावर्स डिफरेंट हैं। ये सपोज ये ए फ्लावर है और ये बी फ्लावर है। तो जीटोनोगैमी में क्या होता है? सेम प्लांट के डिफरेंट फ्लावर, सेम प्लांट के डिफरेंट फ्लावर में पॉलिनेशन होता है। ठीक है, मतलब प्लांट सेम रहेगा, प्लांट सेम रहेगा, लेकिन उसी प्लांट के डिफरेंट फ्लावर पे पॉलन जाएगा। तो हम एक ही प्लांट के अलग अलग फ्लावर से पॉलिनेशन कराते हैं। सपोज इस वाले प्लांट का पॉलन इस वाले फ्लावर का पॉलन इस वाले स्टिग्मा पर जाए, तो यानी कि एक ही सेम प्लांट का दो फ्लावर में आपस में पॉलिनेशन होता है, उसको बोलते हैं गाइटोनोगैमिस या फिर गाइटोनोगैमी टाइप ऑफ पॉलिनेशन। ठीक है, गाइटोनो गैमी जो पॉलिनेशन होता है या गाइटोनोगैमी में जीनस एक ही प्लांट पर आकर रहता है। तो गाइटोनोगैमी जो पॉलिनेशन होता है, गाइटोनोगैमी टाइप ऑफ पॉलिनेशन में क्या होता है? जो जीन्स होते हैं वो एक ही प्लांट से आ रहे होते हैं, एक ही प्लांट से आ रहे होते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये एक प्लांट है, इसका ये फ्लावर है और इसका ये वाला फ्लावर है। तो इस वाले फ्लावर से पॉलन गया इस वाले फ्लावर के स्टिग्मा पे और यहाँ पे जाके पॉलिनेट किया, लेकिन जीन तो इसी वाले फ्लावर का रहा ना, इसी वाले प्लांट का रहा। तो जो गाइटोनोगैमी टाइप ऑफ पॉलिनेशन होता है, उसमें जीन्स जो होते हैं वो एक ही प्लांट से आ रहे होते हैं। ठीक है, और तो इस टाइप ये क्या हुआ फिर? ये एक टाइप का ऑटोगैमी हुआ, ऑटोगैमी। ये इंपॉर्टेंट है गाइटोनोगैम, इसलिए इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, तो अगर इसमें भी एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनता है आपका, इससे जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो इस तरह से आता है कि अगर जेनेटिक लेवल पे देखें, ठीक है, तो जो गाइटोनोगैमी होता है वो किसके समान दिखता है? ठीक है, तो
जेनेटिक लेवल पे जो ये गाइटोनोगैमी होता है ये ऑटोगैमी की तरह होता है, ये याद रखना है आप लोगों को। जेनेटिक लेवल पे अगर क्वेश्चन आता है कि जेनेटिक लेवल पे गाइटोनोगैमी किसके समान दिखता है, किसकी तरह दिखता है, तो ये ऑटोगैमी की तरह दिखता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टाइप ऑफ पॉलिनेशन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें पढ़ना है, वो है जीनोगैमी। ठीक है, तो जीनोगैमी में क्या होता है कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन होता है डिफरेंट प्लांट से। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन टू डिफरेंट प्लांट। ओके, इसका मतलब क्या है कि प्लांट ही अलग होगा। सपोज हमारे पास दो प्लांट्स हैं, सपोज हमारे पास ये दो प्लांट्स हैं, ठीक है, विथ फ्लावर। ओके, ये एक्स प्लांट है और ये वाई प्लांट है। तो ये दोनों क्या है, डिफरेंट डिफरेंट प्लांट है और इनमें पॉलन का ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो एक प्लांट से एंथर, जो एक प्लांट सपोज इस वाले फ्लावर का जो एंथर है उससे पॉलन इस वाले फ्लावर के स्टिग्मा पर जाए। ठीक है, तो इस टाइप के पॉलिनेशन को क्या कहते हैं, जीनोगैमी कहते हैं। ओके, तो इस टाइप का जो पॉलिनेशन होता है वो क्या कहलाता है, जीनोगैमी कहलाता है। इस टाइप के पॉलिनेशन में जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी उसमें सबसे ज्यादा वेरिएशंस होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके जीन्स दूसरे प्लांट से आए हुए होते हैं। इस वाले जो पॉलिनेशन होता है इसमें नेक्स्ट जनरेशन में सबसे ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है। ठीक है, यानी कि ये जो प्लांट्स होंगे, इनसे जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी उसमें सबसे ज्यादा वेरिएशन होगा इन कंपैरिजन टू गाइटोनोगैमी और ऑटोगैमी, क्योंकि इनमें जो जीन्स हैं वो दूसरे प्लांट से आ रहे हैं, डिफरेंट प्लांट से इनके जीन्स आ रहे हैं। तो इस पे भी क्वेश्चंस आपका आ सकता है कि सबसे ज्यादा वेरिएशन किस टाइप के पॉलिनेशन में होती है। ठीक है, इस टाइप से इससे क्वेश्चन पूछते हैं कि सबसे ज्यादा वेरिएशन, क्वेश्चन किस टाइप से आता है, सबसे ज्यादा वेरिएशन किस टाइप के पॉलिनेशन में देखने को मिलता है। तो सबसे ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है जीनोगैमी में। जीनोगैमी टाइप ऑफ पॉलिनेशन में सबसे ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है। बच्चों ये जो क्वेश्चंस मैं बता रही हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोग पीवाईक्यूज करेंगे तो आपको ये सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। और ये चैप्टर खत्म होने के बाद आप सभी लोग अपना जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो जरूर लगा लीजिएगा, तो आप लोगों को ये सारी चीजें याद रहेंगी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। ठीक है, पॉलिनेशन के कौन कौन से एजेंट्स होते हैं। तो पॉलिनेशन कराने के लिए या पॉलिनेशन करने के लिए कई सारे एजेंट्स यूज होते हैं। ठीक है, पॉलिनेशन करने के लिए कई सारे एजेंट्स यूज होते हैं, उनको हम कहते हैं एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। और ये दो तरह के होते हैं, एबायोटिक। एबायोटिक का मतलब है मीन्स कि नॉन लिविंग के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है, बाय नॉन लिविंग, जैसे कि विंड हो गया, वाटर हो गया। और बायोटिक एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन का मतलब होता है कि जो लिविंग बींग्स के द्वारा पॉलिनेशन होता है या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के द्वारा होता है, बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि बीज हो गए, हनी बीज, इंसेक्ट्स, एनिमल्स, इनके द्वारा जो पॉलिनेशन होता है वो क्या कहलाता है, वो बायोटिक पॉलिनेशन कहलाता है। ठीक है, तो वन बाय वन हम इसमें देख लेते हैं। ए बायोटिक एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, जो ए बायोटिक एजेंट्स होते हैं पॉलिनेशन के, उसमें देख लेते हैं विंड में। सबसे पहले जो एबायोटिक में सबसे पहले पॉलिनेशन विंड से होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा पॉलिनेशन किससे होता है, विंड के थ्रू होता है। एग्जाम्पल है आपके ग्रास, कॉर्न। ठीक है,
इनमें क्या होता है, विंड के थ्रू पॉलिनेशन होता है। ग्रास और कॉर्न में क्या होता है, विंड के थ्रू पॉलिनेशन होता है। विंड के थ्रू जो पॉलन ट्रांसफर होते हैं वो कैसे होने चाहिए, वो लाइट होने चाहिए, तभी तो विंड के थ्रू वो पॉलन ट्रांसफर हो पाएंगे। और नॉन स्टिकी भी होने चाहिए, मतलब ऐसा ना हो कि वो कहीं से किसी सरफेस से जाके चिपक जाए, हवा चले तो पॉलन ट्रांसफर ही ना हो। ठीक है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो जो विंड के थ्रू पॉलन ट्रांसफर होते हैं या वो कैसे होते हैं, वो लाइट होते हैं, नॉन स्टिकी होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो लाइट एंड नॉन स्टिकी पॉलन होंगे तो विंड के थ्रू पॉलिनेशन अच्छे से हो पाएगा। ठीक है, तो विंड के थ्रू पॉलिनेशन होने के लिए पॉलन कैसे होने चाहिए, लाइट होने चाहिए और नॉन स्टिकी होने चाहिए। ठीक है, नॉन स्टिकी का मतलब है कि लाइट एंड नॉन स्टिकी होने का मतलब है कि अगर ये पॉलन हल्के होंगे, लाइट होंगे, हल्के होंगे तो हवा इनको अच्छे से उड़ा ले जाएगी। और अगर नॉन स्टिकी होंगे तो भी मतलब ज़रा सा भी हिंड्रेंस नहीं आएगा, हवा इनको अच्छे से उड़ा ले जाएगी, कहीं ये चिपकेंगे नहीं। तीसरा हमारा पॉइंट है विंड में कि ये जो एजेंट्स होते हैं, विंड विंड के जो विंड हमारी होती है वो उस टाइप के पॉलिनेशन, मतलब वो पॉलिनेशन करती है जिसमें स्टिग्मा लार्ज और फेदरी होता है। ठीक है, अगर किसी फ्लावर में जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसमें स्टिग्मा लार्ज और फेदरी होगा तो विंड अच्छे से पॉलिनेशन कर पाएगी। यानी कि हवा के साथ जो पॉलन आएंगे, ठीक है, यानी कि सपोज हवा चल रही, हवा के साथ जो पॉलन आएंगे तो अगर स्टिग्मा लार्ज होगा, बड़ी स्टिग्मा होगी और फैदरी होगी, ठीक है, जैसे पंख के जैसी होगी, फैदरी होगी, तो जो बड़ी स्टिग्मा होगी वो पॉलन को अच्छे से कैच कर पाएगी, और फैदरी होगी तो जब हवा चलेगी तो वो स्टिग्मा इधर उधर लहराएगी। तो इसलिए क्या होता है कि स्टिग्मा कैसी होनी चाहिए, लार्ज होनी चाहिए और फैदरी होनी चाहिए। ठीक है, विंड में। अच्छा, नेक्स्ट है वाटर। जो नेक्स्ट हमारा एजेंट है वाटर, तो ये इस टाइप का जो पॉलिनेशन होता है वो लेस शोन टाइप ऑफ पॉलिनेशन है, ये लेस शोन टाइप ऑफ एजेंट ऑफ पॉलिनेशन है। ये क्या है, ये ऐसा एजेंट है जो बहुत कम देखा जाता है पॉलिनेशन में। लेस शोन टाइप ऑफ एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। ओके, तो ये सिर्फ 30 जनरा में देखा जाता है, जो 30 जनरा है उनमें देखा जाता है, और ये वाटर के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है। इसमें एजेंट पॉलिनेशन का क्या है, वाटर। पॉलिनेशन का एजेंट क्या है, वाटर। तो जो भी जनरा होंगे वो अंडर द वाटर होंगे। ठीक है, जिनमें वाटर के थ्रू पॉलिनेशन देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि वाटर के थ्रू जो पॉलिनेशन होता है, इनके पॉलन की कवरिंग कैसी होती है, म्यूसिलेजिनस कवरिंग होती है। इनके पॉलन की कवरिंग कैसी होती है, म्यूसिलेजिनस होती है, एक सब्सटेंस होता है म्यूसिलेजिनस। ठीक है, अगर ये नहीं होगा तो पॉलन वाटर में होंगे और वो सड़ जाएंगे, खराब हो जाएंगे, डिजेनरेट हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। तो पॉलन की कवरिंग कैसी होती है, म्यूसिलेजिनस कवरिंग होती है। तो म्यूसिलेजिनस कवरिंग पॉलन में कब होती है, जब पॉलन वाटर के अंदर होता है और वहां पर उसका पॉलिनेशन हो रहा होता है, तो ये एजेंट होता है पॉलिनेशन का, वाटर। ठीक है, तो ये जो म्यूसिलेजिनस कवरिंग होती है ये पॉलन को खराब होने से बचाती है। ठीक है, जैसे कि कौन कौन से किसके किसके फ्लावर्स में, सॉरी, किसके किसके पॉलन में म्यूसिलेजिनस कवरिंग होती है, तो हमारे जो हाइड्रिला है इनके पॉलन में म्यूसिलेजिनस कवरिंग होती है। ठीक है, जोस्टेरा के पॉलन में म्यूसिलेजिनस कवरिंग होती है और वैली सेनेरिया के पॉलन में म्यूसिलेजिनस कवरिंग होती है। ये एग्जाम्पल्स इम्पॉर्टेंट है, ये एग्जाम्पल्स इम्पॉर्टेंट है, इनको लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट जो है वो है बायोटिक एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। बायोटिक एजेंट्स हमने पढ़े थे, बायोटिक एजेंट्स का मतलब क्या है, जो लिविंग बींग्स के द्वारा, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है वो होता है बायोटिक एजेंट्स। ठीक है, बायोटिक एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन यानी कि बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स, पॉलिनेशन बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है,
तो इसमें कौन कौन से आ जाते हैं? इसमें आ जाते हैं आपके हनी बीज। और कौन आ जाता है? इसमें आ जाते हैं बीज आपके, एनिमल्स के थ्रू जो पॉलिनेशन होता है, ठीक है, इंसेक्ट्स के थ्रू जो पॉलिनेशन होता है, बर्ड्स के थ्रू जो पॉलिनेशन होता है, ये सब किस में आते हैं? ये आते हैं बायोटिक एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन होते हैं। ये क्या होते हैं? ये सब बायोटिक एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन होते हैं, ठीक है। तो जो बायोटिक एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के थ्रू होते हैं। कलरफुल एंड लार्ज फ्लावर होता है, ठीक है। तो फ्लावर कैसा होगा? इनमें कलरफुल और लार्ज होगा। अगर जो फ्लावर्स होंगे वो रंग बिरंगे होंगे, ठीक है, तो वो क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। किसको अट्रैक्ट करेंगे? बीज को, एनिमल्स को, इंसेक्ट को, ठीक है, इन सबको अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो वो इन पर आएंगे और पॉलन लेकर के दूसरे फ्लावर पे जा करके उनको पॉलिनेट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें नेक्टर एंड पॉलन एज अ गिफ्ट। तो ये जो फ्लावर होता है ये क्या करता है? बायोटिक एजेंट्स को, फ्लावर बायोटिक एजेंट्स को गिफ्ट देता है, नेक्टर एंड फ्लावर। नेक्टर क्या होता है? नेक्टर होता है एक तरह का जो एक तरह का द्रव्य होता है, लिक्विड होता है, जो कि हमें फूलों से मिलता है। इसको कहते हैं नेक्टर को मकरंद। मकरंद। तो ये किस लिए रिलीज करते हैं फ्लावर? ये एज अ गिफ्ट रिलीज करते हैं कि आप पॉलिनेशन कराओ और हम आपको नेक्टर देंगे, ठीक है। तो इस टाइप के जो फ्लावर होते हैं जिनमें इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन होता है, इस टाइप के फ्लावर्स में क्या होता है? इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन होता है, इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन होता है, उनमें नेक्टर निकलता है, ठीक है। उनमें क्या निकलता है? नेक्टर निकलता है। तो ये लेने के लिए जो इंसेक्ट होते हैं वो बार बार इस टाइप के फ्लावर्स में आते हैं। मींस ये जो फ्लावर्स होते हैं ये बायोटिक एजेंट्स को, यानी कि बीज को, इंसेक्ट को क्या करते हैं? एक गिफ्ट नेक्टर देते हैं, नेक्टर के रूप में एक गिफ्ट देते हैं। तो फूल में नेक्टर यानी कि रस प्रोड्यूस होता है, जिससे जो हनी बीज होती है, मधुमक्खी होती है, वो आकर्षित होती हैं और बार बार उस फूल पर आकर के बैठती हैं, और इस तरह से इनका पॉलिनेशन होता है, ठीक है। एबायोटिक एजेंट्स में नेक्स्ट है हमारा फ्लावर ऑफ एमार्फोफैलस प्लांट, ठीक है। तो जो एमार्फोफैलस प्लांट है इसका फ्लावर बहुत ही लंबा होता है। ये टालेस्ट फ्लावर है। क्या है ये? एमॉर्फस। क्या है ये? एमॉर्फीफेलस प्लांट। एमॉर्फोफेलस प्लांट जो है इसका फ्लावर टालेस्ट फ्लावर होता है। एमॉर्फोफेलस प्लांट का फ्लावर टालेस्ट फ्लावर होता है, और ये एजेंट को एग ले करने की जगह प्रोवाइड कराता है। ये टालेस्ट फ्लावर क्या करता है? जो एजेंट्स होते हैं उनको एग ले करने के लिए स्पेस प्रोवाइड कराता है। इनका फ्लावर इतना लंबा होता है, 4 फीट होता है। 4 फीट इतना लंबा फ्लावर होता है। तो ये क्या करते हैं? ये एजेंट्स को, जो भी इंसेक्ट या एनिमल्स या जो बीज होंगी या जो भी एजेंट होगा, बायोटिक एजेंट, उसको एग ले अंडे देने के लिए जगह प्रोवाइड कराता है कि भाई हमारे फ्लावर में आके अंडे दे दो और पॉलिनेशन करवा दो। तो इस टाइप से जो इनका पॉलिनेशन होता है, तो ये एमॉर्फोफेलस फ्लावर क्या करते हैं? अपने एजेंट को स्पेस प्रोवाइड करा देते हैं एग ले करने के लिए, ठीक है। प्रोवाइड स्पेस फॉर एग लेइंग, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा यूका एंड मॉथ रिलेशनशिप। इस पे भी क्वेश्चंस आते हैं, यूका एंड मॉथ रिलेशनशिप पे, ठीक है। तो ये क्या है यूका एंड मॉथ रिलेशनशिप? यूका एक प्लांट है। यूका क्या है? प्लांट। और मॉथ क्या है? इंसेक्ट है, ठीक है।
तो जो यूका प्लांट है वो मॉथ इंसेक्ट को अंडे ले करने के लिए जगह प्रोवाइड कराता है। जो यूका प्लांट है वो अपने फ्लावर में क्या करता है कि भाई आप मॉथ इंसेक्ट आप जो है अंडे ले करने के लिए आप हमारे फ्लावर में आ जाइए। तो प्रोवाइड स्पेस फॉर एग लेइंग। ठीक है, अब इसमें रिलेशनशिप स्पेसिफिक क्या है? तो जो मॉथ इंसेक्ट होता है वो सिर्फ और सिर्फ यूका प्लांट के फ्लावर पे ही अंडे ले करेगा। वो ऐसा नहीं है कि एमॉर्फोफेलस फ्लावर पे या एमॉर्फोफेलस प्लांट के फ्लावर पे जाके एग ले करे। तो वो सिर्फ और सिर्फ मॉथ जो है वो यूका प्लांट के फ्लावर पे ही एग ले करेगा। तो ये क्या कहलाता है, इस तरह का जो रिलेशनशिप कहलाता है वो यूका एंड मॉथ रिलेशनशिप के नाम से जाना जाता है। और इस पे क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस इस पे भी आते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारे नेक्स्ट है कि हाँ, नेक्स्ट इसमें एक चीज और बची हुई है, नेक्टर या पॉलन थीफ रबर। मतलब ऐसे बायोटिक एजेंट्स भी होते हैं जो कि क्या करते हैं, नेक्टर रॉबर होते हैं, यानी कि जो पॉलन थीफ होते हैं, यानी कि नेक्टर को चुरा के चले जाते हैं, नेक्टर को लेके चले जाते हैं लेकिन पॉलिनेशन नहीं कराते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, दे डोंट पॉलिनेट फ्लावर। these types of biotic agents don't pollinate flower and take gift। मतलब ये क्या करते हैं, ये नेक्टर लेकर के चले जाते हैं और पॉलिनेशन नहीं कराते। तो एक तरह से ये रॉबरी हुई ना, कि भाई गिफ्ट तो ले लिया लेकिन काम नहीं किया आपने हमारा। तो इस तरह के जो कुछ ऐसे भी एजेंट्स होते हैं जो कि नेक्टर थीफ या नेक्टर रॉबर कहलाते हैं। ठीक है, तो ये पॉलिनेशन नहीं कराते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस क्या होती हैं, तो इससे भी क्वेश्चंस बहुत आते हैं और ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ये जितने भी आपको टॉपिक्स पढ़ाए जा रहे हैं, जो भी मैंने नोट्स प्रिपेयर किए हैं, ये बहुत ही मेहनत से प्रिपेयर किए हैं। आप सब लोग अच्छे से इनको पढ़िए। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है अवॉइड सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, आउट ब्रीडिंग का मतलब बाहर से, आउट का मतलब क्या होता है, बाहर। आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस मतलब ये ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो बाहर से पॉलिनेशन हो करवाने में हेल्प करती हैं। ठीक है, तो आउट ब्रीडिंग क्या करती है, सेल्फ पॉलिनेशन को अवॉइड करती है, दूसरे से पॉलिनेशन कराना। आउट ब्रीडिंग का मतलब होता है दूसरे से पॉलिनेशन कराना, खुद से यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन ना कराना। सेल्फ पॉलिनेशन स्व परागण ना कराना। प्लांट्स क्या करते हैं, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से इन ब्रीडिंग डिप्रेशन नहीं होता है। इसकी वजह से क्या होता है, अवॉइड या नो इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। ठीक है, तो आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस इन ब्रीडिंग डिप्रेशंस को अवॉइड करती हैं। इसका क्या मतलब है, मतलब जब प्लांट में सेल्फ पॉलिनेशन होता है, जब प्लांट क्या करता है, जब सपोज कोई प्लांट है, ठीक है, उसके खुद के ही फ्लावर से उसके पॉलिनेशन हो गया, या फिर उसके खुद के फ्लावर से उसके खुद के दूसरे फ्लावर में पॉलिनेशन हो गया। ठीक है, तो इस टाइप के पॉलिनेशन को क्या कहते हैं, ऑटोगैमी। ठीक है, या फिर सेल्फ पॉलिनेशन। तो जब सेल्फ पॉलिनेशन होता है तो फ्लावर में कुछ ना कुछ क्वालिटी में कमी आ जाती है। ऑटोगैमी से क्या होता है कि जो फ्लावर होता है उसकी क्वालिटी डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ कमी आ जाती है, क्योंकि जब काफी टाइम से
ऑटोगेमी हो रही है, सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है और एक ही जीन जा रहा है, तो कुछ ना कुछ डिफेक्ट आ जाता है पॉलिनेशन में, और इसी को क्या कहते हैं, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इनब्रीडिंग डिप्रेशन। देखिए इनब्रीडिंग, इन का मतलब अंदर, यानी कि फ्लावर, एक फ्लावर में, एक प्लांट में खुद में ब्रीड हो रही है, वो खुद ब्रीड कर रहा है, खुद में पॉलिनेशन हो रहा है, तो उससे डिप्रेशन पैदा हो रहा है। वो चीज ना हो, इसकी वजह से प्लांट्स क्या करते हैं, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, मतलब खुद से ब्रीडिंग करने की वजह से जो डिप्रेशन हो जाता है, उसमें क्या होता है, प्लांट जो फ्लावर होता है, जो नेक्स्ट जनरेशन होता है, उसकी क्वालिटी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये सेल्फ पॉलिनेशन को अवॉइड करता है। इन ब्रीडिंग डिप्रेशन क्या करता है, सेल्फ पॉलिनेशन को अवॉइड करता है। कैसे अवॉइड करता है, टू प्रोड्यूस आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस को प्रोड्यूस करके, अवॉइड self pollination, inbreeding depression by producing out ब्रीडिंग डिवाइसेस। प्लांट अवॉइड सेल्फ पॉलिनेशन, प्लांट सेल्फ पॉलिनेशन को अवॉइड करते हैं, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन को अवॉइड करते हैं, यानी कि इन ब्रीडिंग डिप्रेशन ना होने पाए, उनके फ्लावर की क्वालिटी में कमी ना आने पाए, इसके लिए वो आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस को प्रोड्यूस करते हैं। मतलब प्लांट्स में कुछ ऐसी डिवाइसेस प्रोड्यूस जाती है जिसकी वजह से सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाता है, इसको बोलते हैं आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। तो मतलब किसी दूसरे से ब्रीड करवाता है, किसी दूसरे प्लांट के फ्लावर से एक ही प्लांट या फिर एक ही फ्लावर से ब्रीडिंग होती है। ठीक है, तो जो आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस होती हैं, वो हेल्प करती हैं प्लांट की फ्लावर की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, तो पहली आउटब्रीडिंग डिवाइस होती है डिफरेंट टाइम ऑफ पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी। मतलब प्लांट क्या करते हैं कि ऐसा कुछ सिस्टम बना लेते हैं अपने प्लांट खुद में, कि जो उनका पॉलन रिलीज करने का टाइम होता है और स्टिग्मा के पॉलन रिसीव करने का जो टाइम होता है, वो अलग अलग होता है। ठीक है, तो जब एक, सपोज कि एक प्लांट है, उसने एक टाइम पे पॉलन रिलीज किया, लेकिन जो उस प्लांट का जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, उसका स्टिग्मा उसे रिसीव ही नहीं करेगा, तो सेल्फ पॉलिनेशन होगा ही नहीं। ठीक है, तो ये जो कैरेक्टर है या ये जो डिवाइस है, ये प्लांट अपने अंदर डेवलप करता है। तो एक तरह का ये आउटब्रीडिंग डिवाइस हो गया। दूसरा, पॉलन कांट रीच स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। मतलब जो पॉलन, जो फ्लावर है, वो कुछ ऐसा सिस्टम बनाता है कि जो पॉलन है वो उस सेम फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंच ही नहीं पाता है। ठीक है, या सेम प्लांट के किसी भी फ्लावर के स्टिग्मा तक नहीं पहुंच पाता है। इसका मतलब है कि प्लांट खुद के फ्लावर को ऐसे अरेंज करता है, ठीक है, कि उसका मेल फ्लावर फीमेल फ्लावर की स्टिग्मा तक पहुंच ही ना पाए। तो इस तरह का जो डिवाइस होती है, उसको बोलते हैं कि प्लांट कांट रिसीव, कांट रीच स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। मतलब प्लांट सेम फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंच ही नहीं पा रहा है, प्लांट का जो पॉलिन है वो। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन अवॉइड होता है और आउट ब्रीडिंग प्लांट कराते हैं। मतलब किसी ना किसी तरह से या किसी ना किसी बैरियर की वजह से वो खुद का पॉलिन नहीं पहुंचाएगा खुद के फीमेल पार्ट में, यानी कि स्टिग्मा में। तो आउटब्रीडिंग डिवाइस इस तरह से काम करती है, सेल्फ पॉलिनेशन रोकती है। ठीक है, तीसरा है सेल्फ कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, मतलब सेल्फ कॉन्फ्लिक्ट या फिर इनकम्पैटिबिलिटी, यानी कि अगर सपोज प्लांट कुछ इस तरह से होता है कि अगर सपोज एक ही प्लांट का, एक ही फ्लावर का, इसका पॉलन यहाँ के स्टिग्मा पर चला भी जाए, तो स्टिग्मा इनएक्टिव स्टेज पे रहेगी, वो पॉलन पॉलिनेशन कर ही नहीं पाएगा। मतलब जो खुद का पॉलन होगा, वो खुद के स्टिग्मा से कंपैटिबल ही नहीं होगा। ठीक है,
इनकम्पैटिबिलिटी, यानी कि वो कंपैटिबल ही नहीं होगा, वो इनएक्टिव रहेगा, वो उसको रिसीव ही नहीं करेगा, तो पॉलिनेशन यहाँ पे होगा ही नहीं, सेल्फ पॉलिनेशन होगा ही नहीं। फोर्थ है यूनिसेक्सुअल फ्लावर प्रोडक्शन, यानी कि प्लांट क्या करेंगे, सिर्फ एक ही टाइप के फ्लावर प्रोड्यूस करेंगे। या तो मेल मेल फ्लावर प्रोड्यूस करेंगे, जब एक ही प्लांट में एक ही टाइप का मेल फ्लावर लग रहा है तो क्या होगा कि उसमें खुद के प्लांट से कहीं पे भी स्टिग्मा नहीं होगी, कहीं पे फीमेल फ्लावर नहीं होगा, तो पॉलन दूसरे ही प्लांट के पास जाएगा, तो पॉलन क्या होगा, दूसरे प्लांट के पास जाएगा पॉलिनेट करने के लिए, खुद के फ्लावर को पॉलिनेट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इस तरह से यूनिसेक्सुअल फ्लावर प्रोडक्शन, यानी कि एक प्लांट में एक ही टाइप के फ्लावर लग रहे हैं, चाहे वो मेल फ्लावर हो या फिर फीमेल फ्लावर हो। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या होते हैं कि ये प्लांट्स में अलग अलग से प्लांट्स क्या करेंगे, अलग दूसरे प्लांट को जा करके प्लांट के फ्लावर क्या करेगा, दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पे जा करके उसका एंथर उसको पॉलिनेट करेगा। तो ये प्लांट्स में अलग अलग के आउटब्रीडिंग डिवाइसेस ग्रो किए होते हैं प्लांट्स में, जिसमें क्या होता है कि सेल्फ पॉलिनेशन को अवॉइड करते हैं ये। ठीक है, और इसकी वजह से प्लांट में इनब्रीडिंग डिप्रेशन नहीं हो पाता है। ठीक है, तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट था। काफ़ी टाइम हो गया है, तो लगभग ये लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया, 1 घंटे का लगभग हो गया है। तो फिर जो रिमेनिंग पार्ट है आपका, थोड़ा ही बचा हुआ है, डबल फर्टिलाइजेशन अभी बचा हुआ है, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल और एंडोस्पर्म के बारे में। ठीक है, और कुछ छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। टाइप्स ऑफ सीड्स ऑन द बेसिस ऑफ एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म के बेसिस पे सीड्स के टाइप्स। ठीक है, इमैस्कुलेशन क्या होता है, बैगिंग क्या होता है, और और भी कई सारे क्वेश्चंस कि जो मैच्योर एम्ब्रियो है उसके स्टेजेस क्या होती हैं उसको बनने की। ठीक है, और भी कई सारे टर्म्स, जैसे कि पेरिस्पर्म क्या होता है, पार्थिनोकार्पी क्या होती है, एपोमिक्सिस क्या होती है, पॉलीएम्ब्रियोनी क्या होती है, माइक्रोपाइल, डॉर्मेंसी, ये सारी चीज़ें, सीड वायबिलिटी, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे। और ये लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाएगा, अदरवाइज आई थिंक इट 2 आवर्स का चला जाएगा। तो अभी हम इस सेशन को एंड करते हैं, और जो रिमेनिंग कंटेंट है वो नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग को डिलीवर होगा, यानी कि कल 7 PM तक आपको नेक्स्ट लेक्चर मिल जाएगा। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। एक चीज़ और, ये जो जितने भी आपके ये जो सेशंस हैं इनको कंप्लीट करने के बाद आप PYQs लगा लीजिएगा, यानी कि जो हमारा ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट वाला चैप्टर है, ये आपके 4 लेक्चर्स में कंप्लीट हो जाएगा। और मैंने आपको इतनी इजी तरीके से हर चीज़ एक्सप्लेन करी हुई है कि अगर आप 1 या 2 बार भी ये लेक्चर अच्छे से देख लोगे, नोट्स बना लोगे, तो आई डोंट थिंक कि आपको बुक उठाने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप बुक उठाओगे भी, NCERT अगर आप पढ़ोगे भी, तो या फिर आपके पास जो भी बुक है, सारा कंटेंट इसमें अवेलेबल है, कोई भी सिंगल ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है जो मैंने इसमें छोड़ रखा हो। तो आप लोग ये सारा अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।